Hello everyone, welcome to part 2 of your first chapter of maths of class 10th. So, last time we left at real numbers and we understood what are all real numbers and which numbers are not real. So, today we are beginning with revision of number system, which is a topic of class 9th. And so, let's begin with the revisions. Okay. And today we will cover revision of number system. Thereafter, we will devise HCF and LCM, and after that, we are going to cover the first topic of this chapter, that is Euclid's division lemma. Okay, so let's begin. First of all, natural numbers. So नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो चीज़ें नेचर में पाई जाती है, जो नेचुरली चीज़ें मिलती है हमें नेचर से, उनको हम कैसे काउंट करते हैं मुझे बताइए. जैसे आपके पास 10 आम है, कैसे काउंट करते हो आप? 1 2 3 4 5 6 अप टू 10. ठीक है, अगर 11 होगा तो अप टू 11, जितने होंगे उतने तक काउंट करेंगे. बट स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से. तो नेचर में जो चीज़ें पाई जाने वाली चीज़ें हैं उनको हम 1 से काउंटिंग करते हैं. तो ऑब्वियसली इसी वे में नेचुरल नंबर का जो इन्वेंशन हुआ था वो इसी वे में हुआ था कि जो नेचर से चीज़ें लोग कलेक्ट कर रहे थे उसको जो काउंट कर रहे थे, तो उससे जो नंबर सिस्टम निकल के आया उसको बोला नेचुरल नंबर. तो ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा. क्यों? क्योंकि चीज़ें हम 1 से काउंट करते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है होल नंबर. होल नंबर क्या होता है? जैसे ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ बहुत टाइम बाद, नेचुरल नंबर पहले आया, बाद में ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ, तो पूरा जो नंबर सिस्टम वो कंप्लीट हो गया, है ना. तो जब नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया तो उसको नाम दे दिया गया होल नंबर. तो ये नेचुरल नंबर जो 1 से इनफाइनाइट तक था उसमें अगर एक ज़ीरो भी मैं इस नंबर सिस्टम में डाल दूँ तो हो जाता है होल नंबर, मतलब कंप्लीट हो जाता है नंबर सिस्टम. तो इसलिए उसको बोला गया होल नंबर. तो ये कैसे होता है? जीरो से शुरू होकर अप टू इनफाइनाइट तक. ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स है जो होल नंबर है उसमें अगर मैं नेगेटिव पार्ट भी अगर उसमें डाल दूँ उस नंबर सीरीज में, तो वो जो पूरा नंबर सिस्टम बनेगा उसको बोलते हैं हम इंटीजर्स. ठीक है, तो अभी तक हमने 3 पढ़े हैं नंबर: नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स. तो इन तीनों में से सिर्फ नेचुरल नंबर ऐसा है जिसमें नेगेटिव वैल्यू होती है, बाकी जो पहले दो हैं वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं. नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक जाता है पॉजिटिव में. सिमिलरली होल नंबर 0 से इनफाइनाइट जाता है पॉजिटिव में. जब भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो इंटीजर होगा, ना कि नेचुरल या होल नंबर होगा. ठीक है, जैसे कि इसका यूज क्या करेंगे हम, देखिए मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. मान लीजिए कि आपने अपने एक दोस्त से, मान लीजिए उसका नाम श्याम है, श्याम से आपने 8 रुपये उधार लिए हैं और आपने 6 रुपये 12 रुपये कर्ज दिए हैं एक दूसरे दोस्त को जिसका नाम सपोज अभिनव है. तो आपने अभिनव को 12 रुपये दिए हैं और श्याम से 8 रुपये लिए हैं. तो आपके पास नेट बैलेंस कितना है? क्योंकि जब आपके पास 12 रुपये आएंगे तो आप उसमें से 8 रुपये पहले चुकाओगे, कर्ज चुकाओगे जो आपने श्याम से लिए हैं. तो आपके पास नेट जो बैलेंस है वो पॉजिटिव का 4 है, +4 है. सिमिलरली अब रिवर्स कर दीजिए केस कि आपने एक दोस्त से 8 रुपये, एक दोस्त को 8 रुपये दिए हैं और एक दोस्त से 10 रुपये लिए हैं. ठीक है, तो अब आपके पास नेट बैलेंस कितना होगा? क्योंकि 8 रुपये आपके पास आएंगे, आप उसमें 2 रुपये ऐड करके किसी को दोगे, है ना, 10 रुपये जिससे आपने लिए हैं. तो आपके पास नेट बैलेंस -2 है. तो इतना लंबा एक्सप्लेन ना करना पड़े इसके लिए इंटीजर्स का हम हेल्प लेते हैं. जब हम जैसे पहले के टाइम पे हिसाब लिखना था मान लो, तो उसमें क्या किया, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि इसने इतना लिया इतना दिया, सिंपली एक डिजिट से रिप्रेजेंट किया कि इसका जो टोटल भी बैलेंस है वो -4 रुपीज़ है या -2 रुपीज़ है या +4 रुपीज़ है. तो उससे वो क्लियर हो गया, है ना, कि इसका जो टोटल बैलेंस है वो कितना है ना. तो जो नॉर्मली जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, जब हम हिसाब करते हैं, तो उसमें हमें ये इंटीजर्स का वैल्यू पता चलता है कि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का रोल होता है. ठीक है, इतना हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पे कि इतना लिया इतना दिया. सिंपली अगर लिया है किसी से तो नेगेटिव वैल्यू है, अगर किसी को दिया है तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, वो आपका धन है जो आपने किसी को दिया है, पॉजिटिव वैल्यू. तो ये मेन इंटीजर का मुझे लगता है कि इस वजह से इंटीजर का जो वैल्यू है, जो इन्वेंशन है, इस वजह से हुआ होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद इवन नंबर क्या होता है. सिंपल है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स. तो जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको ऑड नंबर बोलेंगे, है ना. तो ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है. 1 3 9, है ना, ये सारे ऑड हैं. 2 4 6 8 ये सारे इवन है. प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए, कई ऐसे नंबर हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी भी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं. इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स.
तो इससे क्या निकल के आता है, इससे ये निकल के आता है कि प्राइम नंबर के ऑलवेज कितने फैक्टर होंगे, 2। फैक्टर क्या होता है बाय द वे, फैक्टर वो नंबर है जिससे एक गिवन नंबर डिवाइड हो जाता है। सपोज अगर मैं आपको 8 का फैक्टर पूछूं तो 8 का फैक्टर क्या होगा, वो सारे नंबर जिससे 8 डिवाइड हो रहे हैं, तो हो गया 1 2 4 एंड 8, है ना, 1 2 4 एंड 8, इससे ही तो 8 डिवाइड कर सकते हैं ना, बाकी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए 8 के जो फैक्टर्स होंगे 1 2 4 एंड 8 होगा। सिमिलरली अगर मैं 11 का फैक्टर पूछूं तो क्या होगा, 1 एंड 11, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 11 को डिवाइड कर पाए। तो डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो जिसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, केवल 2 फैक्टर, 1 एंड वो नंबर इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसलिए 11 क्या हो गया, प्राइम नंबर। 8 क्या हो गया, प्राइम हुआ नहीं, क्योंकि 8 के 4 फैक्टर हमने अभी देखा, 1 2 4 एंड 8, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है, सोच के बताइए। जी नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1 इटसेल्फ, जबकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, कंपलसरी है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 2, क्योंकि 2 के 2 फैक्टर है, 1 एंड 2। 2 किस किस से डिवाइड होता है, 1 एंड 2 से, सिंपल है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। को प्राइम नंबर क्या होता है, अगर मैं कोई भी 2 नंबर का सेट उठाऊं, अगर वो 2 नंबर आपस में डिविजिबल नहीं है, मतलब कोई भी एक नंबर दूसरे को डिवाइड नहीं कर पा रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर हो सकता है कि वो दोनों नंबर अलग अलग कॉम्पोजिट नंबर्स हो। देखिए, जो नंबर प्राइम नहीं होते उनको बोलते हैं हम कॉम्पोजिट, है ना। जैसे कि अगर 11 है तो वो प्राइम नंबर है, 12 है, 12 1 एंड 12 के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, किससे, 2 3 4 6 इन सब से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 12 क्या हो गया, 12 तो एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया, है ना। सिमिलरली ये जो आपका को प्राइम नंबर है वो क्या होगा, अगर मैं 12 एंड 13 की बात करूँ तो ये को प्राइम होंगे कि नहीं। 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 12 और 13 का अगर मैं सेट देखूं तो इन दोनों में से किसी को किसी से डिवाइड करने पे डिवाइड नहीं होता। 12 को 13 से डिवाइड करने पे नहीं होगा, 13 को 12 से डिवाइड करने पे डिवाइड नहीं होगा, है ना। 13/12 कुछ नहीं कटने वाला, 12/13 तब भी कुछ नहीं कटने वाला है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हो गए को प्राइम नंबर्स। सिमिलरली अगर मैं और एग्जाम्पल लूँ तो 4 एंड 9 का एग्जाम्पल। अब मुझे बताइए 4 क्या है, 1 एंड 4 के अलावा 4 किससे डिवाइड होता है, 2 से, तो 4 कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 9 क्या है, 1 एंड 9 के अलावा 9 किसी से डिवाइड होता है, जी बिल्कुल होता है। आप बोलेंगे 3 से डिवाइड होता है, तो जी बिल्कुल 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 9 क्या है, 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है। 4 भी कॉम्पोजिट नंबर, 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है। लेकिन जब इन दोनों को आपस में मैंने देखा, 9 को अगर 4 से डिवाइड करूँ तो होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। पर मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए, डिवाइड करने पे कंप्लीटली कट जाना चाहिए। तो 9 को 4 से डिवाइड करने पे नहीं कटा। सिमिलरली 4 को 9 से डिवाइड करूँ तब भी कुछ नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब 4 एंड 9 का अगर सेट लूँ मैं, 2 नंबर का एक पेयर लूँ, तो ये क्या हो गया, ये को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। अब देखिए 2 प्राइम नंबर जो है वो ऑलवेज को प्राइम होंगे। क्यों, क्योंकि हमने अभी तो देखा प्राइम नंबर 1 एंड इटसेल्फ के अलावा किसी और से डिवाइड होता ही नहीं है। तो जब और कोई फैक्टर है ही नहीं तो कॉमन फैक्टर कहाँ से आएगा। कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है, अगर मैं 9 का फैक्टर करूँ तो क्या क्या आएगा, 1 3 9, ये एक फैक्टर्स होंगे 9 के। सिमिलरली अगर 4 का फैक्टर करूँ तो क्या क्या आएगा, 1 2 4। अब देखो जब भी हम को प्राइम चेक करते हैं ना, तो 1 को हम कंसीडर नहीं करते कि 1 एक फैक्टर है, 1 से तो दोनों डिवाइड हो रहा है ना। 1 नहीं, 1 से बड़ा नंबर चाहिए हमें। तो 1 से बड़ा नंबर कोई भी ऐसा नहीं है 9 एंड 4 के फैक्टर्स में जिससे 9 एंड 4 दोनों डिवाइड हो रहा है। तो जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर सके, है ना। मतलब वो दोनों आपस में डिविजिबल नहीं होंगे। तो जिन जिन 2 नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम। तो 4 एंड 9, जैसे 4 एंड 9 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था तो को प्राइम था। सिमिलरली अगर 2 प्राइम नंबर होंगे तो उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 एंड इटसेल्फ 2 ही नंबर तो उसको डिवाइड कर पा रहे हैं, है ना। तो 2 प्राइम नंबर ऑलवेज को प्राइम होंगे, हमेशा याद रखो, 2 प्राइम नंबर ऑलवेज को प्राइम होंगे। एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट नंबर ऑलवेज को प्राइम होंगे क्या, नहीं, ऑलवेज नहीं होंगे। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एग्जाम्पल 11 एंड 12। 11 क्या है, प्राइम है, 12 क्या है, को प्राइम है, ठीक है, सॉरी कॉम्पोजिट है। तो 11 एंड 12 का अगर मैं देखूँ तो 12/11 करूँ या 11/12 करूँ तो कुछ भी नहीं कट रहा है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनके बीच में, है ना, कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है इनके बीच में। तो ये को प्राइम नंबर है। एक प्राइम था एक कॉम्पोजिट था, तो आप तो बोलोगे कि एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट में है तो को प्राइम नंबर निकल के आया, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो दूसरा 11 एंड 44। 44 एक कॉम्पोजिट नंबर है और 11 एक प्राइम नंबर है। अब मुझे बताओ 44/11 करूँगा तो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 4 जो है
सॉरी इसका मतलब 11 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है। 11 इंटू 11 करेंगे, 11 इंटू 1 करेंगे तो 11 आएगा, 11 इंटू 4 करेंगे तो 44 आएगा। तो 11 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन बोथ 11 एंड 44, है ना। तो इसलिए 11 एंड 44 को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये क्लियर है। तो को प्राइम नंबर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक प्राइम और एक कंपोजिट रहेगा तो को प्राइम होगा, दोनों प्राइम रहेगा तो ज़रूरी है कि वो पक्का ही को प्राइम होगा, लेकिन एक प्राइम एक कंपोजिट को प्राइम होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट नंबर। हमने अभी देखा कोई भी नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट ही होगा, क्योंकि अगर वन इन इटसेल्फ के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो प्राइम है, अगर किसी एक भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट नंबर का सिंपल सा लॉजिक है, उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे ऑलवेज। क्यों? प्राइम का तो वन इन इटसेल्फ 2 ही फैक्टर होता है, वन इन इटसेल्फ के अलावा कम से कम एक और फैक्टर होना चाहिए, तभी तो कॉम्पोजिट होगा नंबर, है ना। तो कम से कम एक और फैक्टर होना चाहिए इन 2 फैक्टर के अलावा, तो कम से कम 3 फैक्टर तो होना ही चाहिए कंपोजिट नंबर का। कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर लो, जैसे कि आप ले लो 14, 14 का क्या क्या है, 1 है, 14 है, 2 है, 7 है ना। 1 14 के अलावा 2 नंबर है 2 एंड 7, इससे 14 डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब HCF LCM का हम करते हैं डिवीजन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो उल्टे साइड से चलते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर क्या होता है। अभी हमने देखा फैक्टर क्या होता है, अगर कोई एक नंबर दूँ आपको तो उसको जो जो नंबर डिवाइड कर पाएंगे वो सारे उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, है ना। कॉमन फैक्टर क्या होता है, अगर मैं 2 नंबर दूँ आपको तो दोनों नंबर क्या फैक्टर निकाल लोगे, है ना। जो जो नंबर डिवाइड करो वो सारे क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। अब उसमें से कॉमन आप छांट लो कि कॉमन कौन कौन से हैं। तो जो दोनों नंबर के जो फैक्टर्स हैं उनमें क्या क्या कॉमन है वो उसके क्या होंगे, कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया सारे, अब हम उसमें से हाईएस्ट नंबर ढूंढ लेंगे, तो जो हाईएस्ट नंबर होगा वही क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF यही है, इसी को हम HCF बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें, चलिए देखते हैं। मान लीजिए 24 एंड 32 है, ठीक है, इसका मुझे निकालना है HCF, ठीक है। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। सिमिलरली 32 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 4 8 16 एंड 32। अब इसमें से कॉमन फैक्टर क्या क्या आ गए, 1 2 4 एंड 8। अब 1 2 4 8 में हाईएस्ट कौन सा है, 8, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 8, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, इससे देख लिया हमने, समझ लिया कि एक्चुअली HCF क्या होता है। HCF होता है 2 नंबर के फैक्टर निकाल लो, उसमें कॉमन छांट लो कौन कौन से हैं, उसमें जो हाईएस्ट नंबर है वही HCF है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करें, 42 एंड 98 का मान लीजिए मुझे HCF निकालना है। तो 42 का अगर मैं इसको मैं फैक्टराइज कर दूँ, प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू 42। सिमिलरली मैं 98 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 7 इंटू 7, ये हो गया 98, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें कॉमन क्या क्या आएगा, तो एक तो 2 आ गया कॉमन, है ना, 7 आ गया कॉमन, 2 इंटू 7 आ गया कॉमन, है ना। तो इसमें से 2 2 इंटू 7 और 7, इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 2 इंटू 7, है ना। तो इसको हम बोलेंगे HCF इक्वल टू 14। अब ये कैसे आया देखिए, थोड़ा एक बार फिर से समझिए। मान लीजिए कि इसका मैं अगर फैक्टर देख लूँ क्या क्या आएगा, है ना, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 42 की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 7, उसके बाद 6 आएगा, फिर 14 आएगा, 21 आएगा, 42 आएगा, है ना। सिमिलरली दूसरे का भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, और उसमें हम कॉमन निकालेंगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास कॉमन, 2 आएगा, 1 को डिस्कार्ड करना, 1 को इसमें कंसीडर नहीं करना, तो 2 आएगा, उसके बाद 7 आएगा और 2 इंटू 7 आएगा, ये 3 इसमें कॉमन आएंगे। तो 2 इंटू 7 उसमें क्या होगा, हाईएस्ट होगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा HCF। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंपली कि दोनों को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दूँ दोनों नंबर को, तो उसमें जो जो नंबर कॉमन है, जैसे 2 एंड कॉमन है और 7 कॉमन है, तो जो जो कॉमन है उनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, उससे बड़ा कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या आ गया, 2 इंटू 7 मतलब 14 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 42 एंड 98 में। देखिए आप 14 से डिवाइड कीजिए, 42 भी डिवाइड हो जाएगा एंड 98 भी डिवाइड हो जाएगा, और इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो इसलिए इसका HCF क्या हो गया, 14, ठीक है। अच्छा, जो नंबर कॉमन नहीं है, जैसे 2 इंटू 7 ऊपर 42 में से हटा दो तो बचा 3, और 98 में 2 इंटू 7 हटा दो तो बचा 7, तो ये हो गए अनकॉमन नंबर, है ना, ये दोनों नंबर कॉमन नहीं है। तो जितने कॉमन नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो वही उसका हो जाता है HCF। अब LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले मल्टीपल क्या होता है, किसी नंबर का मल्टीपल मतलब उस नंबर का टेबल पढ़ दो, है ना। और
कॉमन मल्टीपल क्या होगा, दो नंबर दिया हुआ है, दोनों के मल्टीपल निकाल लो और मल्टीपल में कॉमन क्या क्या है देख लो, है ना, कौन कौन से नंबर हैं जो दोनों के मल्टीपल में आ रहे हैं, वो कॉमन मल्टीपल हो गए। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है कि जैसे दो नंबर है, ठीक है, उसके कॉमन मल्टीपल निकाल लिए मैंने, उसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि 10 एंड 12 लिया मैंने एग्जांपल के लिए, ठीक है, 10 के मल्टीपल क्या आएगा, 10 का टेबल पर दो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। सिमिलरली 12 का क्या आएगा, 12 24 36 48 60 72 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। अब मुझे बताओ कि इसका कॉमन मल्टीपल क्या क्या आ गया, 60 एंड 120, और भी आगे आएगा, आगे हमने लिखा नहीं, पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें सबसे छोटा वाला चाहिए। तो इसमें 60 120 फिर आगे और बड़ा आएगा कॉमन, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 60, तो इसका मतलब क्या हो गया, 60 हमारा एलसीएम हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैसे निकाले एलसीएम। सिंपल है, 6 को कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, 2 इंटू 3 प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। अब इसके मल्टीपल क्या होंगे, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 6, 6 2 12, तो मतलब 2 इंटू 3 6 इंटू में 2, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे करके ये सारे मल्टीपल होंगे ना इसके, 6 1 6 12 6 12 18 24, ये सारे मल्टीपल होंगे, 30 36। सिमिलरली 10 का क्या होगा, 2 इंटू 5, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ मल्टीपल के फॉर्म में, 2 इंटू 5 इंटू 1, 2 इंटू 5 इंटू 2, 2 इंटू 5 इंटू 3, ये सारी क्या है इसके मल्टीपल्स हैं। अब मुझे बताइए इसमें कॉमन क्या है, अगर मैं देखूँ तो पहले वाले में 2 इंटू 3 इंटू 5 और दूसरे वाले में 2 इंटू 5 इंटू 3, ये सबसे पहले कॉमन आया है, उसके बाद आगे कॉमन आएगा, पर हमें तो सबसे छोटा वाला ही चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। तो सबसे पहले कॉमन क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसमें आया 2 इंटू 5 इंटू 3, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एलसीएम होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 या फिर 2 इंटू 5 इंटू 3, एक ही बात है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही आएगा, ठीक है। तो 30 इसका क्या होगा, 6 एंड 10 का एलसीएम। अब मुझे बताइए एक बात कि इसमें दोनों में कॉमन क्या क्या है, 6 एंड 10 के फैक्टराइजेशन किया तो उसमें कॉमन क्या है, 2 आया, और अनकॉमन क्या है, 3 है, एक में 3 है एक में 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसको दो बार नहीं लिखना है, 2 दोनों में एक एक बार आया ना, तो दो बार नहीं लिखना है, उसको एक ही बार लिखना है, और जो अनकॉमन है वो सारे मल्टीप्लाई में लिख दो, एक में 3 है एक में 5 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 कॉमन था ना, तो 2 को एक बार ही लिखो, उसके बाद 3 और 5 को एक एक बार लिख दो, ये इसका एलसीएम आया, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर जो कॉमन है प्राइम फैक्टर उसका, वो इनटू में अनकॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को दो बार नहीं लिखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ तो हमने पहले ही देखा, जितने जो कॉमन फैक्टर है उनका मल्टीप्लिकेशन, तो कॉमन तो इसमें 2 ही है, तो इसमें क्या आएगा, एचसीएफ 6 एंड 10 का 2 आएगा, ठीक है। 2 के अलावा तो कोई कॉमन है नहीं, 3 एंड 5 कॉमन नहीं है, तो मैं एलसीएम को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एचसीएफ इंटू में 3 इंटू 5, एचसीएफ 2 आया ना, इंटू 3 इंटू 5। अच्छा 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ एचसीएफ इंटू 3, सिमिलरली 10 को लिख सकता हूँ एचसीएफ इंटू 5, मतलब हर नंबर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वो नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू में जो अनकॉमन फैक्टर है, अगर दो नंबर का मुझे एचसीएफ पता है, ठीक है, तो एक पहले नंबर को लिखूंगा एचसीएफ इंटू में एक अनकॉमन फैक्टर, दूसरे नंबर को लिखूंगा एचसीएफ इंटू में दूसरा अनकॉमन फैक्टर, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो 6 इक्वल टू एचसीएफ इंटू 3 हो जाएगा और 10 इक्वल टू एचसीएफ इंटू 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एचसीएफ इक्वल टू 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 इंटू 10 कितना होगा, एचसीएफ इंटू 3 इंटू एचसीएफ इंटू 5। अब मुझे पता है कि एचसीएफ इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू क्या है, एलसीएम। अभी तो मैंने बताया कि एचसीएफ 2 है इंटू में 3 इंटू 5, तो इसका मतलब तो एलसीएम होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसलिए जब भी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा, ठीक है। इसको प्रूफ करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए दो नंबर एक्स एंड वाई है, ठीक है। मान लीजिए उनका जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा तो कुछ एक तो उनका कॉमन आ गया, है ना, दोनों के बीच में कुछ तो कॉमन फैक्टर आ गए जिनको मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं एचसीएफ, है ना। और एक अनकॉमन आ गया, जैसे पिछले एग्जांपल में 3 एंड 5 अनकॉमन था, इसमें एक अनकॉमन फैक्टर ए एंड बी आ गया, तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ एचसीएफ इंटू में कॉमन फैक्टर इंटू ए, और वाई को लिख सकता हूँ एचसीएफ इंटू बी, ठीक है। पिछले एग्जाम्पल में देखा ना आपने, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 5 था, 2 एचसीएफ था। सिमिलरली हर नंबर को कॉमन फैक्टर जो होगा, यानी कि जो एचसीएफ होगा दैट इंटू में अनकॉमन फैक्टर पहले नंबर का, सिमिलरली दूसरे नंबर का एचसीएफ इंटू में बी करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम एचसीएफ निकालते हैं दो नंबर का, तो जो कॉमन फैक्टर के अलावा जो अनकॉमन फैक्टर रह जाता है ना, वो हमेशा क्या होगा,
वो हमेशा को प्राइम होगा। कैसे? क्योंकि वो अनकॉमन फैक्टर है, उसमें उसके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। कुछ कॉमन होता तो HCF में मल्टीप्लाई हो जाता। सपोज जैसे अगर मान लीजिए 3 और 5 की जगह 6 और 10 होता, तो 6 और 10 को मैं कैसे लिख सकता था? 2 इंटू 3 और 2 इंटू 5, तो 2 तो एक और कॉमन आ जाता ना उसमें, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए जो दो नंबर अनकॉमन बचेंगे वो हमेशा को प्राइम होंगे, ये चीज़ हम हमेशा याद रखिए, है ना। तो x इक्वल टू कॉमन फैक्टर इंटू ए, वाई इक्वल टू कॉमन फैक्टर इंटू बी, मतलब HCF इंटू ए इंटू HCF इंटू बी, ठीक है। तो LCM हमें पता है क्या होता है, HCF इंटू में जो अनकॉमन नंबर रह गए थे उसमें, है ना। अभी तो हमने देखा HCF इंटू में अनकॉमन नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो वही क्या होता है, वही उसका LCM होता है। तो इसलिए अगर मैं XY को मल्टीप्लाई करूँ तो x इंटू वाई क्या होगा, HCF इंटू ए पहला नंबर x और HCF इंटू बी दूसरा नंबर y, है ना। अब मुझे बताइए a इंटू बी इंटू HCF क्या होता है, a इंटू बी इंटू HCF तो LCM के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM। तो ये आपका हो गया प्रूव कि दो नंबर का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उसके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। और ये ऑलवेज ट्रू होगा दो नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा। अगर 3 नंबर का HCF LCM निकालें तो उसका फॉर्मूला बदल जाएगा। पर ये फॉर्मूला चूंकि XY की जगह आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए तो ये फॉर्मूला ट्रू है, ठीक है, क्योंकि हमने XY से निकाला, XY की जगह कोई वैल्यू रख दीजिए तो हमेशा ये ट्रू आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। ये आपकी चैप्टर का पहला टॉपिक है। क्या कहता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ये क्या कहता है एक्चुअली। देखिए पहली बात ये समझिए कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। तो देखिए लेमा जो होता है, लेमा का मतलब होता है कि कोई एक स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव हो चुकी है उसके बेसिस पे आप एक दूसरा स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव हो रखी है उसके बेसिस पे आप दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, लेमा का ये मतलब होता है, ठीक है। डिवीजन तो आपको सबको पता है कि डिवीजन का कोई डिवीजन वाला कुछ होगा, कुछ तो डिवाइड करने वाला होगा इसके अंदर। और यूक्लिड जो है वो साइंटिस्ट का नाम था। तो यूक्लिड्स का जो डिवीजन लेमा है वो है कि उसने एक प्रूफ दिया जो कि पहले से किसी और प्रूफ के बेसिस पे आधारित है। तो क्या है ये, उसने क्या बोला, कोई भी दो आप रैंडम इंटीजर उठाओ। इंटीजर का मतलब होता है नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है ना। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं एक्चुअली, हालांकि इसने पॉजिटिव नंबर के लिए बात किया है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर उठाओ, पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब है कि होल नंबर, है ना, होल नंबर होगा पॉजिटिव इंटीजर का मतलब। कोई भी आप इंटीजर उठाओ, दो इंटीजर, है ना, उनके बीच में एक ऐसा रिलेशन बनेगा कि जो आपका एक नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा, वो दूसरे नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो, प्लस उसमें कुछ रिमाइंडर आएगा। सपोज जैसे ये मैं एग्जांपल से आपको अच्छे समझाता हूँ, वो क्या होगा, रिलेशन कैसा होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे q क्या है, क्वोशेंट है, r क्या है, रिमाइंडर है। और r जो है वो हमेशा क्या होगा, 0 या उसके बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। अभी कैसे, ये देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए 24 एंड 40 है आपका, एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, ये दो नंबर है। तो बड़े नंबर को मैं लिख सकता हूँ 40 इक्वल टू 24 इंटू में 1 प्लस 16, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो जो 1 है वो क्या हो, क्वोशेंट है ना। अगर मैं 24 से 40 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आएगा 16 और क्वोशेंट आएगा 1। यही तो ये कह रहा है कि जब भी आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो एक तो उसका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा ही होगा, है ना। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा क्वोशेंट, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो बहुत पहले से ही है, लेकिन इसने इसको HCF निकालने के लिए यूज किया। अब कैसे यूज किया वो हम देखते हैं। इसने इसी फॉर्मूले को यूज करके HCF निकाला। कैसे किया देखते हैं। 24 को मान लीजिए 24 से 40 को डिवाइड कीजिए, तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48 हो जाता है। 48 तो 40 से बड़ा हो गया, तो हमें तो कितना चाहिए, 40 या लेस देन 40 चाहिए, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 24, ठीक है, 16 आ गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब जो है इसने क्या बोला कि आप नेक्स्ट स्टेप जो कीजिए वो ऐसे कीजिए कि जो आपका रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर से जो पहला वाला आपका डिवाइज़र था 24, उसको डिवाइड कीजिए, है ना। तो चलिए वो कर लेते हैं। 16 को अगर मैं 24 को अगर 16 से डिवाइड करूँ तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 32 तो 24 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 से करेंगे अगेन, तो कितना आएगा, रिमाइंडर आ गया 8, ठीक है। अब फिर से वही स्टेप रिपीट कीजिए, 8 से 16 को डिवाइड कीजिए। अब 16 को डिवाइड करने पे 8 2 जा 16 आता है, तो ये कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो गया और रिमाइंडर आ गया 0। तो जब भी रिमाइंडर आपका आ जाए 0,
जितने स्टेप करने के बाद आए, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर जिससे आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 निकाला, उस नंबर को बोलते हैं उसका HCF। तो इसका HCF क्या होगा? 8 से आपने डिवाइड किया तभी तो रिमाइंडर 0 आया, तो इसका HCF हो गया। अब ये कैसे आता है? अब आपको एक डाउट आया होगा क्या कि सर मैंने 16 से ही क्यों डिवाइड किया और मैंने 24 को ही क्यों डिवाइड किया, मैं 40 को क्यों नहीं डिवाइड किया, है ना? तो पहला डाउट कि 16 से ही क्यों डिवाइड किया, 24 को ही क्यों डिवाइड किया, ये दो डाउट आएंगे। सिमिलरली अगले स्टेप में भी 8 से ही क्यों डिवाइड किया और 16 को ही क्यों डिवाइड किया। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं अगले स्लाइड में। अच्छा, पहले ये समझिए इसमें स्टेप बाय स्टेप में ABR क्या है। तो जैसे पहला स्टेप है 40 इक्वल टू 24 इंटू 1 प्लस 16। देखिए 16 क्या है? R रिमाइंडर है, 1 क्या है? क्वोशेंट है Q, और 40 क्या है? 40 इज A बड़ा नंबर और B छोटा नंबर 24, है ना। सेकेंड स्टेप में 24 को डिवाइड कर रहे हैं 16 से, तो 24 बड़ा नंबर है तो वो हो जाएगा A, 16 B, क्वोशेंट अगेन 1 और रिमाइंडर बचा आपका 8। तो सेकंड स्टेप में A इक्वल टू 24, B इक्वल टू 16, R इक्वल टू 8। थर्ड स्टेप में 16 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0, है ना। तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर R, क्वोशेंट अगेन हो जाएगा 2 और 8 जो है वो आपका B है और बड़ा नंबर 16 क्या है? A है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के कैसे प्रूव किया हमने। कैसे हमने, मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा ना कि हमने 16 से ही क्यों डिवाइड किया, पहला क्वेश्चन, 24 को ही क्यों डिवाइड किया, दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रूफ इसका, इसमें समझ आएगा हमें। एक चीज़ आपको समझ आया कि जो R होगा वो हमेशा लेस देन B होगा। क्यों? क्योंकि अगर B के बराबर हो गया, है ना, तो इसका मतलब हमने डिवाइड गलत किया है। क्योंकि अगर B के बराबर होगा तो क्या होगा, मान लीजिए R B के बराबर हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? A इक्वल टू बी क्यू प्लस बी। R को मैंने B के बराबर लिख दिया, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ B इंटू में Q प्लस 1, है ना, तो हो जाएगा B और Q प्लस 1 एक नया इंटीजर बन जाएगा, है ना। Q अगर इंटीजर है तो उसमें एक और ऐड कर देंगे तो नया इंटीजर बन जाएगा, तो इसको मैं नाम दे दिया Q डैश, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ BQ डैश प्लस R डैश। तो R डैश तो 0 हो गया इस केस में, है ना, क्योंकि ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर मैं A बाई B करूँ तो Q प्लस 1 आएगा। आप लास्ट वाला पार्ट देखिए, A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस 1 आएगा। तो A बाई बी करूँ, अगर B को इस साइड ले आऊँ तो A बाई बी इक्वल टू क्या आएगा? Q प्लस 1। वो तो कंप्लीट एक इंटीजर है, इसका मतलब A को B कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना। तो R क्या आएगा इस केस में? R 0 आएगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो R 0 आएगा। जैसे मैं बोलूँ 16 को 8 से डिवाइड करना है तो 8 16 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना, तो इस केस में क्या आएगा? वो 0 आएगा, ठीक है। 8 16 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो R जो है आपका 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब गलती क्या कर रहे थे हम, जैसे हम क्या कर रहे थे 8 से 16 को डिवाइड कर रहे थे और 8 1 जा 8 लगा रहे थे, 8 2 जा 16 नहीं लगा रहे थे, 8 1 जा 8 लगा रहे थे, तो उसमें क्या आ रहा था, हमारा रिमाइंडर 8 आ रहा था। तो हमने बोला कि सर ये रिमाइंडर जो है 8 वो तो डिवाइजर 8 के बराबर हो गया। तो हमने तो डिवीजन ही गलत किया था ना, हमें 8 2 से 16 करना था, है ना, तो रिमाइंडर 0 आता। तो जब भी अगर R आपका B के बराबर आ जाए तो इसका मतलब आप डिवीजन गलत कर रहे हो, इसका मतलब वो नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है। और B से बड़ा आ गया तब भी आप R गलत कर रहे हो, तो इसका मतलब हमेशा R जो है वो B से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, इस केस में R डैश कितना है? 0। तो ये तो हमने देख लिया। अब हम एग्जांपल करते हैं जैसे 15 एंड 32 का, इसे समझते हैं। मान लीजिए 15 2 जा 30 होता, लेकिन मैंने गलती से 15 1 जा 15 लगा दिया, तो इस केस में क्या आया? रिमाइंडर हमारा 17 आया, ठीक है। और 17 तो आप बोलोगे ग्रेटर दैन 15 है, मतलब ये तो B से बड़ा आ गया मेरा रिमाइंडर। तो हमने तो डिवाइड ही गलत किया ना, सही से डिवाइड करते तो छोटा आता है। जैसे कि 15 टू द 30 और 32 में से 30 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो बचेगा 2 और 2 लेस दैन 15 है। तो इसलिए याद रखिए R हमेशा B से छोटा आएगा। अगर R B के बराबर आ गया या B से बड़ा आ गया तो इसका मतलब आपके डिवीजन में कुछ गलती है, ठीक है। तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। अब हम करते हैं प्रूफ। तो A इक्वल टू आ गया अपना BQ प्लस R, जहाँ पे R क्या था? लेस देन B था। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा जब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर पूरा पूरा कट गया तो क्या आएगा? 0 आएगी वैल्यू। रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब हम A को डिवाइड करें B से और B उसका एक फैक्टर निकले, मतलब B A को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर उस केस में R 0 आएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि जो नेक्स्ट स्टेप किया मैंने, है ना, मतलब पहला जो मैंने आपको याद होगा तो हमने एग्जाम्पल लिया था 24 एंड 40 का, तो उसके बाद रिमाइंडर आया था 16। अब 16 से 24 को ही क्यों डिवाइड किया? पहली बात 16 से ही क्यों डिवाइड किया? 16 से डिवाइड किया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका HCF आएगा वो बड़ा से बड़ा 16 आ सकता है, उससे बड़ा तो आ ही नहीं सकता। लेकिन आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 16 से कोई बड़ा नंबर हो 24 के बीच में, 16 और 24 के बीच में कोई ऐसा 17 18 19 20 कुछ भी हो सकता है जो दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे A और B को। तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा? वो HCF हो जाएगा। HCF का क्या फॉर्मूला? जो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, है ना, A और B गिवन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, वो A और B का HCF होगा।
तो आप बोलेंगे ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर है 16 से बड़ा और 24 से छोटा जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो वो तो हमने चेक ही नहीं किया, तो हमें कैसे पता 16 से बड़ा कोई नंबर है ना। तो हमने तो वो चेक ही नहीं किया, हम तो सीधा 16 से डिवाइड करने लगे। तो इसका मतलब 16 से डिवाइड करेंगे तो HCF या तो 16 होगा या उससे भी छोटा होगा, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब देखो क्यों मान लेते हैं, चलो एक बार हम मान लेते हैं कि कोई एक x नंबर है जो कि आपके रिमाइंडर से r से बड़ा है और वो दोनों a और b को डिवाइड कर रहा है ना। तो इसका मतलब HCF होगा। तो अब उसमें देखते हैं क्या दिक्कत आती है। अब डिवाइड कर दीजिए x से, तो क्या हो जाएगा, दो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दोनों साइड x से डिवाइड करेंगे तो a बाई एक्स हो जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में दोनों टर्म बी क्यू को डिवाइड करेंगे x से और r को, तो b को डिवाइड कर दीजिए x से, b बाई एक्स इंटू क्यू लिख सकते हैं, बी क्यू बाई एक्स इक्वल टू b बाई एक्स इंटू क्यू भी हो सकता है और r बाई एक्स हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने क्या माना है कि x जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है a एंड b को, तो a बाई एक्स क्या आएगा, इंटीजर आएगा, आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि a को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है x, तो डेसिमल में तो आएगा नहीं। सिमिलरली अगर b बाई एक्स करे तो वो भी एक इंटीजर आएगा, क्यों, क्योंकि b को भी हमने माना है ना कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तभी तो HCF निकालेंगे। ए बी को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तभी तो HCF आएगा, अगर डिवाइड नहीं करेगा, किसी भी एक को डिवाइड नहीं करेगा तो HCF तो हो ही नहीं सकता। HCF तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए फैक्टर, x दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब r क्या है, r जो है वो x से छोटा है, हमने पहले ही माना x इज ग्रेटर देन r, तो r बाई एक्स करेंगे तो ये तो इंटीजर आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल 4/5 करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा, डेसिमल में आएगा। जैसे 4/5 क्या तो आ गया 0.8, है ना, 0.8। तो इसका मतलब a बाई एक्स इंटीजर, b बाई एक्स इंटीजर, b बाई एक्स इंटीजर है, q भी इंटीजर है, पहले ही हमने माना है कि a b q r सारे इंटीजर है, तो b बाई एक्स भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे पास आ गया इंटीजर, राइट हैंड साइड में इंटीजर आ गया, लेकिन r बाई एक्स तो डेसिमल नंबर आ गया। अब इंटीजर में अगर मैं डेसिमल नंबर ऐड करूँ तो कंप्लीटली डेसिमल आएगा। जैसे 4 में अगर मैं 0.8 ऐड करूँ तो 4.8 आएगा ना, वो तो डेसिमल नंबर है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट इंटीजर होगा, तो ये दोनों LHS RHS तो बराबर होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकता, अगर r से बड़ा कोई नंबर x ले लूँ तो वो a एंड b को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्यों, ये तो LHS RHS बराबर नहीं आ रहा ना। तो हमने जो माना था, हमने जो एज्यूम किया था कि x कोई एक r से बड़ा नंबर है जो a एंड b दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, वो तो फॉल्स हो गया, क्योंकि एक साइड में इंटीजर आ रहा है, एक साइड में डेसिमल आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर x दोनों को डिवाइड करता है कम्प्लीटली तो LHS RHS बराबर आते, तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। इसका मतलब एक चीज़ तो साबित हो गया कि हमें बड़े से बड़े नंबर जो डिवाइड करना है वो r से ही करना है ना। r से छोटा भी हो सकता है या r हो सकता है, r से बड़ा नहीं हो सकता। तो r से छोटे पे हम क्यों ट्राई करें, हमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए ना, बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, तो इसलिए हम किससे डिवाइड करते हैं, r से डिवाइड करते हैं, है ना। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया। अब हमने देखा था कि 24 को ही क्यों डिवाइड करें, है ना। 24 क्या था वहाँ पे, बाय द वे 24 b था, a क्या था 40 था, तो कहने का मतलब b को ही क्यों डिवाइड करें, a को क्यों ना डिवाइड करें, तो वो भी देखते हैं। देखिए, तो इससे एक चीज़ तो साबित हो गया क्या कि r से बड़ा कोई नंबर होगा वो HCF नहीं हो सकता। अब r से डिवाइड करते, ठीक है, तो a बाई आर इक्वल टू b बाई आर इंटू क्यू प्लस r बाई आर, तो r बाई आर कितना होगा 1, और b बाई आर अगर मैं ये देख लूँ कि b बाई आर अगर डिवाइड करने पे कोई इंटीजर आ जाए मेरे पास, तो उसको अगर q से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा नंबर r जो है अगर b को डिवाइड कर दे रहा है तो राइट हैंड साइड में पूरा क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीजर आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा b जो है वो r से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा। तो हमें तो सिर्फ इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ अगर मैं r से b को डिवाइड करके चेक कर लूँ, है ना, तो हमारा HCF निकल आएगा। कैसे, अगर r बाई आर तो मैंने आपको क्या बोला, इंटीजर 1 होगा, 1 एक इंटीजर है, ठीक है। अगर b बाई आर भी एक इंटीजर आ जाता है मेरा, सपोज b बाई आर इक्वल टू एक इंटीजर आ गया, तो उसको q से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर से तो अगेन इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर प्लस इंटीजर करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, है ना। तो अगर b बाई आर इंटीजर है तो a बाई आर को होना ही पड़ेगा इंटीजर, क्यों, क्योंकि RHS इंटीजर है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इंटीजर होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सिर्फ b को डिवाइड करके चेक कर लूँ r से तो हमारा तो काम हो जाएगा इसमें, है ना। अगर मैंने सिर्फ b को डिवाइड कर लिया r से तो इसका मतलब मुझे a को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, a पक्का डिवाइड होगा ही। तो r पहली बात तो हमने ये निकाल लिया कि r वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे मुझे डिवाइड करना है, क्योंकि r से बड़ा नंबर डिवाइड करते तो LHS RHS बराबर ही नहीं आता, तो सबसे बड़ा नंबर r निकाल लिया। अब r से a को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, क्यों, क्योंकि अगर मैं b को डिवाइड कर दे रहा हूँ तो बाकी तो अपने आप इंटीजर आ ही जाता है, a अपने आप डिवाइड हो ही जाएगा।
ए बाय आर इंटीजर आने का मतलब है कि ए को आर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना, तभी तो इंटीजर आएगा। अगर मैं बोलूँ 8/4 करने पे तो इक्वल टू 2 आएगा, 8/4 इक्वल टू 2, मतलब इंटीजर आ गया। तो इंटीजर कब आया? जब 4 ने 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, है ना, 4 2 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अगर मैंने वो एग्जांपल आप याद कीजिए अगेन, अगर मैं 24 को डिवाइड कर दूँ 16 से और अगर वो कैंसिल आउट हो जाए, बी बाय आर अगर कैंसिल आउट हो जाए तो इसका मतलब तो वही अपना HCF आ गया। और अगर कैंसिल आउट नहीं हुआ तो फर्दर एक स्टेप आगे जाएंगे, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे अगले रिमाइंडर से, है ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे। तो 8 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, वो 8 2 16, है ना, कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 अपना HCF आ गया। तो सिर्फ हमें बी को हर बार अगले स्टेप में जाएंगे तो हर बार जो पिछला स्टेप का बी था उसको रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, दैट्स ऑल। और जिस बार वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो HCF हो जाएगा। ये समझ आया, क्लियर है? अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको और अच्छे से एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब जो मान लीजिए 2 केस हो सकता है, आर जो मतलब मैंने एक सेकेंड स्टेप किया ना, बी को जब मैं आर से डिवाइड कर रहा हूँ तो या तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा या डिवाइड नहीं करेगा। तो जब कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो जो आपका आर, जिस आर से बी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वही HCF हो जाएगा, हमने पहले ही देखा, ठीक है। और अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया, जैसे कि आप मान लीजिए 10 से एग्जाम्पल लीजिए 32 एंड 10 का, तो 10 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ 30 आएगा, बचा 2 रिमाइंडर। अब जो अपना रिमाइंडर 2 है और बी क्या है 10, बी जो डिवाइजर है वो, ठीक है। तो अगर 10 को 2 से डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका मतलब HCF क्या हो गया 2, ठीक है। तो इस केस में तो HCF 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 जो है रिमाइंडर जो है वो बी को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता तो हम फिर से अगला स्टेप फिर उसको फर्दर कंटिन्यू करते, फिर जो रिमाइंडर आता उससे हम 2 को डिवाइड करते हैं ना। तो ये आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। और हो सकता है इस चैप्टर के 4 टोटल पार्ट बने, 4 पार्ट में हम सारे क्वेश्चंस और पूरा 4 या 5 पार्ट में सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और ये सारा चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।